ये एग्ज़ाम सिर्फ़ कहने को नॉन कॉम्पिटिटिव है, बट उसके बाद जब आप पास कर लेते हो उसके लिए इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और पढ़ लेते, 200 ले आते तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एक दिन में ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रही है। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आप कितना मन चाहे कितने भी क्वेश्चंस लगा लो, कितना भी पढ़ लो, कितनी अच्छी तरीके से पढ़ लो, बट वो आप फिर थोड़ा-सा दिक्कत आएगी आपको रिकवर करने में। थोड़ी होती रही, ज़्यादा नहीं हो पाई थी। जो भी रिदम था वो बिगड़ा हुआ था, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही। 4th ईयर, 5th ईयर में फिर अपना लॉकडाउन था, तो इंडिया में ऑफ़लाइन कोचिंग के लिए मैं दिल्ली गया था। तो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, माय सेल्फ रंजीत चौहान एंड यू आर वाचिंग द एफएमजी टॉक्स। एंड आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रोहन राणा। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय रंजीत, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर रोहन राणा है। मैंने अपनी एमबीबीएस आउटस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान से की है। अभी मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एफएमजी में, जो कि दिसंबर 2022 था। इसमें मेरे 187 मार्क्स आए हैं और अभी मेरी इंटर्नशिप आज ही चालू हुई है। ओके, तो कांग्रेट्स में सर आपके इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि बहुत इंटर्नशिप की नहीं, एक्चुअली दिक्कत चल रही है। जो रियल वाला स्ट्रगल है वो इंटर्नशिप का है। एग्ज़ाम तो आप निकाल लोगे कभी ना कभी, बट उसके बाद जो आपको इंटर्नशिप में रियल स्ट्रगल मिलता है, इंडिया वाला जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट एंड इश्यूज़, सारी चीज़, वो शायद उसके बाद पता चलेगा एग्ज़ाम निकालने के बाद। क्योंकि काफ़ी एफएमजीज सीनियर से बात हुआ तो बता रहे हैं कि इंटर्नशिप को लेके तो बहुत दिक्कत चल रही है। 3-4 महीने हो एक्चुअली गए ना हैं, क्या कुछ है कह नहीं वो, है। अभी क्या एनएमसी की तरफ से, सीआरएमए की तरफ से 2-3 गाइडलाइंस के थ्रू उन्होंने ये बोला है कि जो कि जितनी टोटल सीट्स हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उसकी सिर्फ 7 टू 8% सीट अलॉट की जाएँगी। तो वो ओके। तो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी राजस्थान में जो भी आरएमसी काउंसलिंग हुई है, उसमें 1400 लोगों ने अप्लाई किया था। एप्लीकेंट्स 1400 थे और 415 सीट्स थी ओनली। कॉम्पिटिशन ओके। बहुत ज़्यादा हाई है। ये एग्ज़ाम सिर्फ़ कहने को नॉन कॉम्पिटिटिव है, बट उसके बाद जब आप पास कर लेते हो उसके लिए इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। हम्म, तो ओके सर, आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी। सर, आपने कॉलेज डेज़ में अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी? मतलब कैसे आप पढ़ते थे? क्या पैटर्न था आपका? एक्चुअली मैंने अपने कॉलेज डेज़ में प्रिपरेशन 4th ईयर से स्टार्टिंग की थी। जिस टाइम 2020 की बात है ये, जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम कुछ सीनियर्स थे उस जिन्होंने बताया था कि पेपलेटर करके प्लेटफ़ॉर्म है, पे आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ से स्टार्टिंग की थी, सिर्फ़ देखा था ऊपर से, ऊपर-ऊपर से देखा था कि कैसा पढ़ते हैं, क्या करते हैं उसके पहले, क्योंकि अपने कॉलेजेस में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होती, आपको भी पता है। हुँ, तो उस टाइम से फिर पता लगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज़ करना शुरू किया। 4th ईयर, 5th ईयर में फिर अपना लॉकडाउन था, तो इंडिया में ऑफ़लाइन कोचिंग के लिए मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में कोई भी ऑफ़लाइन कोचिंग हर ऑलमोस्ट सारी बराबर हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, कोई भी कर लेना। तो वहाँ पे जाके मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स की थी। ज़्यादा नहीं की थी, इतना टाइम नहीं था, बट सिर्फ़ देखने के लिए कि हाँ, ऑफ़लाइन में और ऑनलाइन में कितना फ़र्क है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हर किसी का अलग-अलग होता है एक्चुअली, ऑनलाइन किसी को कोई ऑनलाइन प्रेफ़र करता है, कोई ऑफ़लाइन। मैं थोड़ा-सा लेज़ी टाइप का हूँ, तो मुझे ऑनलाइन में ऐसा रहता है कि रिकॉर्डेड ही है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। बट ऑफ़लाइन मेरे को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मैं देता हूँ खुद को। ऑफ़लाइन में डेडलाइन होती है कि आपको आज ही कंप्लीट करना है, तो आज ही करना है। तो फिर उसके हुँ, बाद कॉलेज डेज़ 6th ईयर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई हुई, क्योंकि फाइनल ईयर होती है। बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं कि ये कंट्री हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ है वो सब कर लो, कन्वोकेशन ऑल सारी चीज़ें, तो उसमें तो पढ़ाई थोड़ी-थोड़ी होती रही, ज़्यादा नहीं हो पाई थी। जो भी रिदम था वो बिगड़ा हुआ था, कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही। बट उसके बाद जो लास्ट के 6 मंथ से कॉलेज से होने के बाद, जून से लेके दिसंबर तक, वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी थे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा मेहनत की उसमें। तो उसके बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा रहा। ओके। तो मतलब सर, आपने ऑफ़लाइन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया है एंड ऑफ़लाइन ने ही आपकी रिज़ल्ट्स लाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस आपने ऑफ़लाइन पे करा। जी। अच्छा, आपने वहाँ पे अब्रॉड में आप कितने सब्जेक्ट कर लिए थे और यहाँ पे कितना आपने करा ऑफ़लाइन में? एक्चुअली सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए थे एक बार, बट वो जो रिवीज़न होता है ना, जो आप करके जो रिवाइज़ करते हो उसको, वो मैंने न एक भी बार नहीं किया था। बस सब्जेक्ट खत्म करके उसको खत बंद करके रख देते थे, फिर कोई और सब्जेक्ट उठा लेते थे। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो,
तो आप कितना मन चाहे कितने भी क्वेश्चंस लगा लो, कितना भी पढ़ लो, कितनी अच्छी तरीके से पढ़ लो, बट वो आपसे थोड़ा-सा दिक्कत आएगी आपको रिकवर करने में, जब आप दोबारा पढ़ोगे उसको। तो अब्रॉड में सब्जेक्ट सारी हो गई थी ऑलमोस्ट, छोटी जो सब्जेक्ट्स थी 5 वो मैंने नहीं की थी, वो मैंने इंडिया की है। बाकी जो मेडिसिन, सर्जरी, पैथो, ये जो मेन सब्जेक्ट्स थी, स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो सारी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई थी, बट रिवीजन नहीं हो पाया था। उसकी वजह से ओके। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग करने लास्ट टाइम आया, तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। ऐसा लगता है अपन को कि अपन ने सब कुछ कर रखा है। मेरे कुछ दोस्त भी थे, जिन्होंने बोला था कि नहीं ऑफलाइन मत करना, अभी अपन ने ऑनलाइन कर लिया सारा ऑलमोस्ट सब कुछ, तो उसी को रिवाइज़ करना है। बट मैंने जब 1 हफ्ते मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया था दिल्ली जाके, सीधे जाके ऑफलाइन नहीं किया था। बट मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी उसमें, क्योंकि जो भी प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत ज़्यादा कंटेंट। सिलेबस है। तो आपको वो रिवाइज़ करने में और रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो फिर मैंने प्रेफ़र किया कि उस टाइम ऑफ़लाइन करना, क्योंकि ऑफ़लाइन में बहुत कम सिलेबस होता है, बहुत कॉम्पैक्ट सिलेबस होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वही होता है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए। ओके, तो मतलब आपने जितने भी नोट्स वगैरह थे आपके जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के, उससे हुँ, आपने पढ़ा था, लेकिन आपने मेन फ़ोकस फिर इंडिया में आके आपने ऑफ़लाइन के नोट्स पे फ़ोकस करें। वो सारे आपने जी, छोड़ दिए, जितने भी नोट्स हैं वो सब। जी। हाँ, मैंने रिवाइज़ करने की कोशिश की थी उनको इंडिया के, बट वो इतना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था उनसे मुझे क्वेश्चंस लगाने में, पीवाईक्यूज़ करने में। तो फिर मैंने ऑफ़लाइन के जितने भी नोट्स थे, वो खुद अपने हाथ से बनाए। सब कुछ अपने हाथ से किया और उन्हीं को रिवाइज़ किया। ओके, ओके। ये आपने अच्छी बात कही कि जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसमें आदमी थोड़ा लेज़ी हो जाता है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे हुँ। एंड उस वजह से सिलेबस तो काफ़ी पीछे। तो आपका क्या रूटीन था ऑफ़लाइन में? आप कैसे अपना डेली शेड्यूल बनाते थे कि आप प्रॉपर्ली हर चीज़ मेंटेन कर पाएँ, रिवीज़न भी हो जाए एंड क्लास भी आपकी चलती रहे? क्लासेस जैसे थी उसी हिसाब से रूटीन होता था, जैसे कि किसी दिन क्लास जैसे मंडे को क्लासेस मोस्टली ज़्यादा लंबी होती थी। सुबह 8 से शाम को 8 तक ऑलमोस्ट, बीच में 2-3 घंटे का ब्रेक मिलता था। तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनता था, ऐसा कुछ एक टाइम टेबल फिक्स तो नहीं था, क्लासेस के अकॉर्डिंग था। और जैसे कि क्लासेस में जो भी पढ़ाया है उसके बाद 2 घंटे उनको रिवाइज़ करना, रिवाइज़ करने के बाद 1 घंटे क्वेश्चंस करना, ये शेड्यूल था कि जितना भी क्लास में पढ़ाया है उसको 2 घंटे में रिवाइज़ करना, उसके बाद 1 घंटे क्वेश्चंस करना, बस। बाकी तो वो पर डे अलग-अलग होता था, क्योंकि हर दिन की क्लासेस अलग-अलग होती थी। अच्छा, ऑफ़लाइन में एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लग जाता है लगभग? क्योंकि काफ़ी आते हैं क्वेश्चन्स आते हैं कि ऑफ़लाइन में कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कितना कॉम्पैक्ट होता है सिलेबस? काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, आपको पता है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उनमें ऑलमोस्ट कम से कम 6 से 7 महीने होता है। अगर आप दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ोगे आप, तो इतने हुँ, ज़्यादा आवर्स होते हैं उसके अंदर। बट ऑफ़लाइन में वो इतना कॉम्पैक्ट कर देते हैं उस चीज़ को कि आपका 3 साढ़े 3 घंटे में, तो साढ़े 3 महीने में आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पूरा सब। रेगुलरली आपकी कोचिंग जो भी है, जो भी क्लासेस हैं, अगर वो रेगुलर क्लासेस ले रही हैं, तो आपको 3 से 4 महीने में कंप्लीट करा हो जाता है सिलेबस। उसके बाद हमको ये फ़ायदा और मिल गया, बोनस पॉइंट था कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो कुछ रिवीज़न के लिए टाइम कम बच रहा था। ये 1 से आधा महीना बच रहा था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया रिवीज़न करने को। तो वो काफ़ी ज़्यादा बोनस पॉइंट था। उसकी वजह से जितने भी इस बार रिज़ल्ट अच्छा रहा है, मेरे ख़्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस चीज़ के लिए। रिवीज़न टाइम का, जो डिले रिवीज़न हुआ टाइम एग्ज़ाम। काफ़ी ज़्यादा मिल गया। जीटीज़ काफ़ी दे पाए, उससे पहले मेरा सिर्फ़ 2 जीटी थे, बट उसके बाद मैंने 3-4 जीटी और दिए, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल गया था। तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जैसे भी आप ग्रैंड टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट देते हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप इतने सारे क्वेश्चन्स एक साथ हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कि आप मतलब थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली क्वेश्चन्स कर रहे हो या फिर कामली कर रहे हो, तो वो आपको पता चलता है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन्स तो नॉर्मल ही होते हैं, जैसे कि आपके एफएमजी एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे क्वेश्चन्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जीडी से बस ये फ़र्क पड़ता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में फ़र्क आपको पता चल जाता है कि आप स्लो कर रहे हो या फ़ास्ट कर रहे हो। अगर आप फ़ास्ट कर रहे हो तो आराम से कीजिए, स्लो कर रहे हो तो थोड़ा-सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो आपने 4 से 5 जीटीज़ दे दिए थे एग्ज़ाम के जी। पहले हुँ। एंड आपने कितना रिवाइज़ कर लिया था? कितने टाइम्स आपने रिवाइज़ कर लिया था, जो भी आपके सिलेबस थे ऑफ़लाइन वाले? ऑफ़लाइन वाला हमारे काफ़ी बार रिवाइज़ किया एक्चुअली। एक-एक बार तो जब वो सिलेबस कंप्लीट हुआ था, एक बार वो हुँ, हो गया, फिर एग्ज़ाम होता है उसका पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज़ एग्ज़ाम जो होते हैं,
एक-एक बार उस टाइम हो गया था। फिर उसके बाद 2 बार रिवीज़न होने के बाद फिर मैंने शेड्यूल ऐसा बनाया था कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि एनाटॉमी ले लो, उसको मैं हर 12 दिन में रिवाइज़ करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको 12 दिन तक नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट रिवाइज़ करनी है, बट 12 दिन में मुझे उस पे फिर से आना है। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री, ऐसे ही फिज़ियोलॉजी, तो 12 दिन से ज़्यादा मैंने कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं करी, तो इस हिसाब से मेरे को 6 से 7 बार रिवीज़न हो चुका था उन नोट्स का, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट नोट्स थे। एक दिन में ऑलमोस्ट 1 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रही थी। छोटी सब्जेक्ट 1 दिन में 2 हो रही थी। ओके, एक दिन में 2 सब्जेक्ट छोटे एंड एक दिन में 1 सब्जेक्ट बड़े हो जा रहे थे। 1 दिन में 1 सब्जेक्ट का टारगेट रहता था मेरा, 1 दिन में 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। ओके, विथ रिवीजन विथ क्वेश्चंस। विद क्वेश्चंस नहीं, विद रीडिंग एंड विद कॉन्सेप्ट एंड ऑल थिंग। ओके, क्वेश्चंस को थोड़ा-सा मैंने अलग रखा है। क्वेश्चंस मैंने टॉपिक वाइज़ चूज़ किए थे, कि ओके, टॉपिक वजह से कि जो मुझे टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, उसके क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा करता था। क्योंकि क्वेश्चंस करने से आपको टॉपिक बहुत जल्दी याद हो जाता है। और रीडिंग करने से आपको लगता है कि आपको याद हो रहा है, आप उसको मेमोराइज़ कर पा रहे हो, बट जब आप उसको याद करोगे तो शायद मुश्किल रहेगी। बट आप जब उसको क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाता है वो टॉपिक। ओके, रिटेंशन टाइम काफ़ी बढ़ जाता है क्वेश्चंस के बाद। हाँ, जी। ओके, ओके। और पीवाईक्यू का कोई रोल था आपके एग्ज़ाम्स में? मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे, जीटीज़ तो आपने करे थे, तो हुँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे? पीवाईक्यू का रोल ऐसे रहता है जैसे कि अगर आपका एफएमजी एग्ज़ाम है, तो मोस्टली आपको एफएमजी के पीवाईक्यूज़ हेल्प नहीं करेंगे। आपको नीट पीजी या फिर आईएनएस सेट के पीवाईक्यूज़ ही हेल्प करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम दिया, तो उसमें 10 टू 20 पीवाईक्यूज़ थे। बस, उससे ज़्यादा नहीं थे एफएमजी के। बट मोस्टली ओ जो पीवाईक्यूज़ थे वो नीट पीजी से थे और आईएनएस से थे। तो वो हर एग्ज़ाम को अपग्रेड करते हुए जा रहे हैं और ऑलमोस्ट नीट पीजी और एफएमजी और आईएनएस सेट ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो वो जो पीवाईक्यूज़ आ रहे हैं, पी पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक्स आ रहे हैं, वो एफएमजी से ना होते हुए नीट पीजी से और आईएनएस सेट से आ रहे हैं। ओके, मतलब नीट, पीजी एंड आईआईएनसीटी से वो जी। सारे टॉपिक्स आते हैं, जो जी, एफएमजी में आ रहे टॉपिक हैं। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स और क्वेश्चंस वो मोस्टली वहीं से आते हैं। ओके, ओके। एंड देन काफ़ी जैसे होते हैं जो एफएमजी देने जा रहे हैं, एमसीआई देने जा रहे हैं, उन्होंने पढ़ा सब होता है, लेकिन एक एंग्ज़ायटी की वजह से काफ़ी लोग फर्स्ट पेपर देने के बाद थोड़ा-सा उनको एंग्ज़ायटी होगा कि पेपर कैसे गए, क्या गए एंड उन्होंने सेकंड पेपर भी थोड़ा-सा उन्होंने खराब कर दिया। तो वो एंग्ज़ायटी कैसे आपने मैनेज करा? कि आप पेपर दिए, आपको एंग्ज़ायटी नहीं है, जैसे आपने कि पढ़ा हाँ, है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंग्ज़ायटी को मैनेज करने के लिए आपको जीडीज़ देने पड़ेंगे। क्योंकि जीडीज़ मॉक टेस्ट ही होते हैं जो कि आपको एक वो फ़ील देते हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको वो चीज़ 7 बार आप पहले कर लो, फिर आपको एक बार और फिर से कराएँगे, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी ऑलमोस्ट, आपको पता है। तो वही चीज़ है, आपको अगर मॉक टेस्ट आपने दे रखे हैं 7 से 8, तो आपको फिर वहाँ पे एंग्ज़ायटी वगैरह फ़ील नहीं होगी। क्योंकि एंग्ज़ायटी अगर आपको फ़ील हो सकती है, तो वो क्वेश्चन्स की वजह से हो सकती है, एग्ज़ाम की वजह से नहीं होगी। स्टार्टिंग एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जैसे कि मेरा था, तो शायद हुँ, आपको हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी हुई थी, बट जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था। पीएसएम का क्वेश्चन था। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे कि मेरे काफ़ी दोस्त थे, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा-सा मुश्किल आ गया था, तो उनको थोड़ा-सा एंग्ज़ियस फ़ील हुआ। उसकी वजह से उन्होंने पूरा पेपर अच्छे से नहीं कर पाए कंसंट्रेशन की वजह से, और 1-2 मार्क्स की वजह से रह गए। वो बहुत गंदी चीज़ होती है, क्योंकि 148, 149 को भी उतना ही आता है जितना 150 को आता है। तो उसमें हुँ, सिर्फ़ आपको प्रेशर हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप 1-2 मार्क्स की वजह से रह सकते हो। चिल चिल हुँ। होके पेपर देना चाहिए मेरे ख़्याल से तो। बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये एग्ज़ाम यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नॉर्मल होके देना चाहिए। ओके, ये तो सारी आपकी स्टडीज़ की बात हो गई। आप जब अब्रॉड में थे, तब उस टाइम आपकी लाइफ़स्टाइल क्या थी? क्योंकि काफ़ी जानना चाहते हैं लोग कि आखिर एक एफएमजी टॉपर कैसी लाइफ़स्टाइल जी रहा था उस टाइम, प्रिपरेशन की पहले वाली लाइफ़। जब आपने 4th ईयर में स्टार्ट करा, उसके पहले आपने क्या-क्या करा वहाँ पे? 3rd ईयर तक तो नॉर्मल लाइफ़ थी। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आप नए-नए जॉइन करते हो, तो वो पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा आप फ़ोकस नहीं होते हो, एक्चुअली एमसीआई को लेके। वहाँ पे तो आपको पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। क्लासेस के लिए, और
नॉर्मल प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए वो आपको जितना पढ़ना पड़ता है वो चीज़, बट वो चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे आप तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि मैं हमने नहीं की थी कॉन्सेप्चुअली, हमने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया था, सिर्फ मेमोराइज किया था, सिर्फ चैंटिंग वैंटिंग करके कि क्लास में सुनाना है, मार्क्स मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ होगी। तो वो चीज़ हमको किसी सीनियर्स ने गाइड नहीं करी, क्योंकि हमारे सीनियर इतने ज़्यादा सही नहीं थे मेरे ख्याल से इस मामले में कि हमको वो अच्छी चीज़ गाइड करें। जैसे कि आपको आपके सीनियर्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं इस मामले अभी फ़िलहाल, कि आपको अच्छा गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे टाइम पे इतने अच्छे सीनियर्स नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं हमको। और बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा टीनेजर्स होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो कुछ भी होश नहीं था कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। कभी दोस्त के साथ, कभी कॉलेज, कभी घर, कभी ये, कभी वो। तो बस थर्ड ईयर से थोड़ा-सा पता चला कि हाँ, एमसीए करके कुछ चीज़ है, एफएमजी करके कुछ चीज़ है, जिसमें पढ़ना पड़ता है। वो नॉर्मली ऐसे ही नहीं होता कि आप सिर्फ रट्टा करके चले जाओ और आप पढ़ लोगे। तो फिर उसके बाद से आप प्रेप लेटर जो भी, और जो भी प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, वो रिलीज़ हुए। उसके बाद थर्ड ईयर, जब हम थर्ड ईयर में थे उस टाइम वो रिलीज़ हुई, क्योंकि उस टाइम, उससे पहले सिर्फ आपको ऑफ़लाइन कोचिंग्स थी। और वो करने के लिए, जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए। आप ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते कि मैं कोचिंग करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप 3 महीने के लिए घर पे आते हो, इंडिया आते हो, उसमें आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, घूमना होता है, फिरना होता है और वेकेशंस अच्छे से मनानी होती हैं, तो आप मेरे ख़्याल से इतना मोटिवेटेड नहीं रहते आप उस टाइम। बट फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आए उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। वो हमने, मेरे दोस्त ने लिए, तो हमने सब पढ़ा, हमको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प मिली। तो कॉलेज लाइफ़ तो जैसे कि नॉर्मल एक टीनेजर और अर्ली 20s की होती है वैसे ही थी। थोड़ी पार्टी, थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत कॉलेज, ये सब चीज़ें। मेन फ़ोकस तो 5th और 6th ईयर में हुआ था। ओके, ओके। सर आप आपके लास्ट थॉट्स क्या रहेंगे? जैसे काफ़ी जूनियर्स हैं एंड सीनियर्स जो अब देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए? मेरे रियल थॉट्स जो हैं वो 2 महीने पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हैं। 2 महीने पहले मेरे थॉट्स ये थे कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो। आप अगर 150 भी ला रहे हो तो नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं है। आप बस 150 के लिए तैयारी करो। बट अब मेरे जो थॉट्स हैं, जैसे मैंने स्ट्रगल किया, मेरे 187 मार्क्स हैं, उसके बावजूद राजस्थान में मेरी 241th रैंक है। तो आप समझ पा रहे हो कितना कॉम्पिटिशन हो गया है। मुझे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज ही मिला है, जो कि अभी-अभी खुला है। अगर वो भी नहीं खुलता तो मुझे मिलता भी नहीं शायद, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये चीज़ है कि अगर आप एफएमजी से पास कर रहे हो, मेरी कल एक्चुअली मेरा दोस्त है एक, उसके 177 मार्क्स थे, तो उसका भी नहीं हुआ। उसको ना प्राइवेट मिला, ना गवर्नमेंट मिला राजस्थान में। तो उसने अच्छा। एनएमसी आरएमसी रजिस्ट्रार्स को फ़ोन किया कि सर ये तो गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको सीट बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ़ कहने को नहीं है, ये सच में है कॉम्पिटिटिव। अगर आपको सीट चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पर भी इंटर्नशिप के लिए, तो आपको 200 प्लस तो करना ही पड़ेगा। उतना तो आप डेडलाइन का करके चलिए कि 200 प्लस चाहिए ही चाहिए, वरना फिर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल पता नहीं कब इंटर्नशिप आए। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक्चुअली वो। क्योंकि क्या हुँ, है, स्टेट वाइज़ इन्होंने इंटर्नशिप के लिए अलॉटमेंट शुरू किए हैं, बट वो स्टेट जो है वो सिर्फ़ डोमिसाइल को ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मैं यूपी में अप्लाई नहीं कर सकता, मैं दिल्ली में अप्लाई कर सकता हूँ, बट वो पहले डोमिसाइल लोगों को जो दिल्ली के हैं उनको प्रेफ़रेंस देते हैं। प्रेफ़रेंस नहीं है। तो वो चीज़ ना के बराबर प्रोडक्टिव है मेरे ख़्याल से। राजस्थान में मुझको कहीं पर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला। जो सबसे छोटा कॉलेज, सबसे नया कॉलेज है इसी साल जो जो ओपन हुआ है, वो मिला है। मैं आज ही, मेरी जॉइनिंग थी, मैं आज ही जॉइनिंग करके आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके 187 मार्क्स हैं, जो कि एक हद तक ठीक हैं, थे एक्चुअली ठीक। काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी उनको सुन के, बट अभी ऐसा फ़ील नहीं होता है। अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और पढ़ लेते, 200 ले आते तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए। ये चीज़ जो एफएमजी देने वाले हैं अब उनके लिए बहुत ही बहुत मायने ज़्यादा करती है। इम्पोर्टेंट है। मेरे जो भी जूनियर्स हैं, जो कि कॉलेज से हैं और लोकल जूनियर्स भी हैं जो कि कहीं और पढ़ रहे हैं, तो उनको भी मैंने यही बोला है कि आप सिर्फ 150 के लिए मत पढ़िए, 170 के लिए मत पढ़िए, आप 200 के लिए पढ़िए या फिर 220 के लिए पढ़िए। जितना आपके पास है आप सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है इंडिया में अब, बहुत ज़्यादा एफएमजीज के लिए तो 2 साल की इंटर्नशिप एंड ऑल बहुत ज़्यादा मुश्किलें कर दी हैं। तो आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हो उतना कर दीजिए। ओके।
एंड सर काफ़ी जैसे अब नेक्स्ट आने वाला है जूनियर्स के लिए जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, तो उनके लिए क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है नेक्स्ट में उनके लिए क्या आप बताएँगे कि पढ़ना कैसे चाहिए? ऑब्वियसली डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट जो है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, ओनली एफएमजीज़ के लिए नहीं है, तो उसमें ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिशन है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नीट पीजी था, आई नहीं सीईटी था, तो वो सब मिक्स होके एक ही एग्ज़ाम हो गया है। इंडिया का सबसे हुँ, बड़ा एग्ज़ाम है इस टाइम। तो एप्लीकेंट्स भी बढ़े हुए हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स टफ़र हो सकता है, आप कह सकते हो एफएमजी से, क्योंकि कॉम्पिटिशन हुँ, बढ़ेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो नेक्स्ट के लिए तो आपको जैसे कि बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट होते हैं हर चीज़ में, वो क्लियर करके चलिए, क्योंकि नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मेरे ख़्याल से एफएमजी से थोड़ा-सा मुश्किल होते हैं, जैसे नीट पीजी के होते हैं। क्योंकि नीट पीजी के क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होते। एफएमजी के आप मान लीजिए 10 से 20% क्वेश्चन जो हैं, वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने दिया था उसमें ऐसा था कि क्वेश्चन सीधे-सीधे उठ के आ रहे थे। सेकंड एग्ज़ाम थोड़ा-सा मुश्किल था, बट फर्स्ट एग्ज़ाम में थोड़ा-सा ईज़ी मेरे लिए था। मैंने 100 उसमें स्कोर किया था, तो वो काफ़ी ईज़ी हो गया था मेरे लिए। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैं आप थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। हर चीज़ को एक स्टोरी की तरह पढ़िए कि किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, वो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। निमोनिक्स एंड ऑल, निमोनिक्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस रिकॉल करते हो तो निमोनिक्स ही हेल्प करते हैं आपको एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करने के लिए। निमोनिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप अपने ओके, हिसाब से बना सकते हो, आपको जो भी बनाना है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम ओके एंड रंजीत। आपको फ्यूचर के लिए काफ़ी गुड लक्स एंड अच्छा करें चलिए आप। ठीक है। थैंक यू रंजीत। ओके, थैंक यू सर। Good luck for your channel and all ओ this thing.